U over F be a vector space. ये आपके पास वेक्टर स्पेस है. Then a subset B or beta of U over the field F is called a basis of U over the field F if number one beta is linearly independent, and second beta spanning set of beta is for the vector space U. ठीक है. That is, for every element x belonging to the U over the field F there exist scalars. से यहाँ पे अगर मैं इसको मैं मान लेता हूँ v1 v2 u के नाम से, तो u1 u2 up to un मान लेते हैं. So for every element x belonging to UF there is some scalars, say alpha 1 alpha 2 up to alpha n, such that x can be written in the form of alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus alpha n un. So if a basis के अंदर अगर finite number of element है, if the basis है beta, इसके अंदर अगर finite number of element है, if beta is finite, then the U vector space is called finite dimensional vector space. ठीक है. If finite नहीं है तो that will be called an infinite dimensional vector space. It is known as infinite dimensional vector space. Infinite dimensional vector space. ठीक है. उसके बाद मान लेता हूँ U जो है आपका एक वेक्टर स्पेस है, इसका डायमेंशन जो है वो हमारे पास n है. तो इसके पास एक बेसिस एग्जिस्ट करेगी जिसके अंदर n एलिमेंट होंगे, से u1 u2 अप टू un. ठीक है. तो अब मैं पूछता हूँ कि बीटा जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ un+1 जो कि बिलोंग करता है हमारा वेक्टर स्पेस से, देन बीटा यूनियन un+1, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा? नो सर. नो. सो बीटा जो होता है No, वो आपका sir. मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है. अगर इसमें अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उससे ज्यादा अगर एक भी मैं एलिमेंट ऐड कर दूंगा तो वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है. दिस इज बीटा इज द मैक्सिमल linearly independent set, maximal linearly independent set. That is, इसके अगर अंदर मैं कोई भी अगर मैं एलिमेंट ऐड करता हूँ तो वो आपका जो बेसिस थे वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, तो बेसिस नहीं रहेगा. एंड अब अगर हम बात करते हैं स्पैनिंग सेट के बारे में, बात करते हैं तो ये क्या है? मिनिमल स्पैनिंग सेट होता है. बीटा इज ए मिनिमल स्पैनिंग सेट होता है ऑफ यू, क्योंकि ये इसको स्पैन करता है. तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट ऐड कर देता हूं तो वो भी इसको स्पैन करेगा. इससे अगर मैं कम लूंगा, अगर एक एलिमेंट अगर मैंने रिमूव कर दिया तो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं करेगा, उसका डायमेंशन जो है रिड्यूस हो जाएगा. तो अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके पास n एलिमेंट ही होने चाहिए. मिनिमम जो है n एलिमेंट होंगे वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं. लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई भी मेरे पास एक सेट है S, उसके अंदर कोई एलिमेंट है मेरे पास v1 v2 up to vn, then S is called linearly independent कहलाता है. कब? S is called linearly independent if alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha n vn is equal to 0, then this implies all alpha I has to be 0 for every I. अगर at least one of the alpha is non-zero and उनका linear combination 0 बन जाता है, then that is called linearly dependent. S1 एक सेट है एंड S2 एक सेट है. तो S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है. दिस इज अ सबसेट है S1 का. तो लेट S1 इज अ सबसेट ऑफ S2. S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. देन S1 क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा? Independent.
तो वो भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि बड़ा सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो छोटा सेट भी जो है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर छोटा सेट जो है लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, तो बड़ा सेट भी ऑटोमेटिकली वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। मान लेता हूँ कि आपका S1 जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, देन S2 भी आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द अल्फा नॉन जीरो चाहिए एंड लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो, वो मेरे को यहीं से मिल जाएगा। यहाँ पे भी वो ही कॉम्बिनेशन जो है हम ले सकते हैं, बाकी जितने एलिमेंट होंगे उनके साथ मैं जीरो लगा देता हूँ। तो जो मैं मान लेता हूँ इसमें अल्फा वन नॉन जीरो था यहाँ पे, और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है हमारे पास, तो सेम काम यहाँ पे भी करेगा। जो नेक्स्ट जो नए एलिमेंट आएंगे उनके साथ मैं जीरो लगा दूंगा, तो ये मेरे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो S1 is the subset of S2, so if S1 is linearly dependent then S2 is also linearly dependent less than n। so ये एक सेट है, सबसेट है V का, एंड इसके पास डायमेंशन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देन मुझे इसको एक्सटेंड कराना होता है टू फॉर्म ए बेसिस, S को हम एक्सटेंड करेंगे टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V, टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V। तो एक्सटेंड कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिजल्ट का हम यूज करते हैं। वो रिजल्ट ये कहता है कि अगर आपके पास S जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है एंड V जो है एक वेक्टर है इन द वेक्टर स्पेस V और फील्ड F, देन S यूनियन में कर देता हूँ, जो आपका सेट था उसके साथ मैं ये एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, S यूनियन दैट एलिमेंट V, देन दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ V जो है बिलोंग करता है स्पैनिंग सेट ऑफ S। और आप ये भी बोल सकते हैं इफ एंड ओनली, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये ट्रू नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सो इफ एंड ओनली आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि S यूनियन V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ V डज नॉट बिलोंग टू द स्पैनिंग सेट ऑफ S। सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, एक हम एलिमेंट चूज करते हैं वेक्टर स्पेस V से, और वो चेक करते हैं कि ये जो सेट है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो उस सेट को हम एक्सटेंड करते जाते हैं। S हमारे पास था V1 V2 अप टू VK, अब एक एलिमेंट हमने चूज किया VK+1, अब चेक करेंगे क्या ये इसके लीनियर स्पैन में नहीं बिलोंग करता है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो वो भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा एंड शोन। तो हम इसको ऐसे कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारे पास n एलिमेंट ना मिल जाए, तो हम इसको एक्सटेंड करते रहते हैं, टोटल हमारे पास n एलिमेंट आ जाएंगे, जैसे ही n एलिमेंट आ जाएंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो ये जो है बेसिस बन जाएगी, दैट विल बी बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस V। जो है मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस और ए फील्ड F, ठीक है, एंड एक सेट में मैं ले लेता हूं, मैंने मान लिया सेट है मेरे पास S1, ये जो सेट है ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, और इसके पास m एलिमेंट है V1 V2 अप टू Vm, और एक सेट है S2, इसके पास n एलिमेंट है, ये आपका स्पैनिंग सेट है। स्पैनिंग सेट ऑफ S2 जो है वो है आपका V बन जाता है ऑफ S1 एंड कार्डिनलिटी ऑफ S2, जो कि हमारे पास है यहाँ पे m एलिमेंट है, यहाँ पे n एलिमेंट है। सर cardinality of S1 will be less than equal to cardinality of S2. तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो उसमें मैं कोई भी अगर मैं एलिमेंट ऐड करता हूँ तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, बट अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उससे ज्यादा एलिमेंट मैंने ऐड कर दिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट बन जाएगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है कार्डिनलिटी ऑफ द स्पैनिंग सेट, क्योंकि अगर ये स्पैनिंग सेट है तो उसमें मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड कर दूंगा तो भी वो आपका स्पैनिंग सेट रहेगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ, लेकिन अगर मैं एक भी ज्यादा एलिमेंट अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया, अगर बेसिस है, मैं मान लेता हूँ ये बेसिस है, तो ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही, बट अगर मैं एक भी ज्यादा एलिमेंट ऐड कर दूंगा तो वो आपका डिपेंडेंट बन जाएगा। तो अगर आपके पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर n एलिमेंट है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, उसके पास बेसिस है बीटा, तो कोई भी मर्जी आप बेसिस उठाइए उसकी, उसके पास एग्जैक्टली
सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेसिस। नेक्स्ट रिजल्ट है कि लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, मैं मान लेता हूँ n डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। लेट वी बी एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, n dimensional vector space, then the following condition holds. पहली कंडीशन एनी जनरेटिंग सेट फॉर v, यानी कि जो v को जनरेट करेगा तो उसके पास कम से कम n वेक्टर होने चाहिए। अगर उससे कम है तो वो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं करेगा, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अगर बेसिस है वो जनरेट करेगा, उसके बाद भी कोई भी एलिमेंट में ऐड करूंगा तो वो भी आपका जनरेट कर देगा। सो एनी जनरेटिंग सेट फॉर v कंटेन्स एटलीस्ट n वेक्टर्स एंड a generating set for v that contains exactly n vectors is a basis for v। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर v जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मैंने मान लिया n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, एंड कोई भी मैं एक सेट कंसीडर करता हूँ जिसके अंदर n एलिमेंट है, आपने बहुत बार इसका यूज किया होगा। तो आपको प्रूफ करना होता है कि बेसिस है, तो बेसिस प्रूफ करने के लिए हम केवल एक कंडीशन हम शो करते हैं, दूसरी कंडीशन हम प्रूफ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है कि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, सेट है हमारे पास, तो या तो हम प्रूफ कर देते हैं कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे इसका डायमेंशन n है, n एलिमेंट है, देन हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि S जो है वो बेसिस है फॉर द V। या हम बोलते हैं कि अगर S जो है वो मेरे पास स्पैनिंग सेट है, स्पैनिंग सेट ऑफ S इज द वोल वेक्टर स्पेस V और द फील्ड F, और इसके अंदर भी कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, n डायमेंशन के इक्वल है, सो दैट मीन्स S जो होगा वो बेसिस होगा। यानी कि दोनों कंडीशन हम प्रूफ नहीं करते हैं। अगर हमें पता है कि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, सेट के अंदर n एलिमेंट है, तो आप केवल एक चीज प्रूफ कर दीजिए कि वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन ऑटोमेटिकली दैट विल बी बेसिस। या आप शो करेंगे कि वो स्पैनिंग सेट है वेक्टर स्पेस V का, तो भी वो बेसिस बन जाती है। कि एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V that contains exactly n vectors is a basis for V। लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V that contains exactly n vectors, जो अभी मैंने बोला था वही हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद every linearly independent subset of V can be extended to a basis of V। ये भी अभी मैंने बताया था, ये जो अभी मैंने क्राइटेरिया बताया था पीछे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक एलिमेंट हम लेंगे और चेक करेंगे कि वो उसके स्पैनिंग सेट में नहीं है, तो वो सेट यूनियन दैट एलिमेंट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। कहाँ तक करते जाएंगे, जब तक n एलिमेंट आ जाएंगे, n एलिमेंट आएगा और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा, तो डायरेक्टली वो आपका बेसिस बन जाएगा, दैट विल बी बेसिस। इसके बारे में एक रिजल्ट था कि अगर T जो है आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम द वेक्टर स्पेस, मैं मान लेता हूँ U से लेके B ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, B ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड बीटा इसकी मैं बेसिस मान लेता हूँ। लेट बीटा मैंने मान लिया U1 U2 up to UN is a basis for the vector space U or the field F, and इसके लिए हम मान लेते हैं गामा, V1 V2 up to Vn is a basis for the vector space V over the field F। ये हमने मान लिया है, ठीक है, तो ये इसकी बेसिस है। देन T ऑफ बीटा अगर मैं निकालता हूँ तो T ऑफ बीटा कितना आएगा हमारे पास, T of U1, T of U2 एंड T of UN, ये आएगा। तो क्या ये बेसिस बनेगी, दिस इज ए बेसिस फॉर द रेंज स्पेस, क्योंकि रेंज क्या होती है T of एनी एलिमेंट X। रेंज कैसे डिफाइन करते हैं हम, T of X
where x is belonging to the vector space U over the field F। और ये जो x होता है वो आपका एलिमेंट होता है u का, और इसके लिए बेसिस है हमारे पास ये बीटा। तो x को हम लिख सकते हैं अल्फा 1 u1 प्लस प्लस अल्फा n un, इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो t ऑफ अगर आप x निकालेंगे तो t ऑफ x निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, t ऑफ x इज सेम एज t ऑफ दिस, एंड बिकॉज t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो अल्फा 1 बाहर आ जाएगा, t ऑफ u1 प्लस प्लस अल्फा n t ऑफ un। तो ओवरऑल देखा जाए तो t ऑफ x को जो जनरेट करेगा, कौन जनरेट करेगा, t ऑफ u1 t ऑफ u2 अप टू t ऑफ un, ये जनरेट करेगा। तो t ऑफ x को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। तो क्या ये जो सेट है इनका कलेक्शन हमने ले लिया, t ऑफ u1 t ऑफ u2 अप टू t ऑफ un, तो क्या ये बेसिस बनेगा फॉर द रेंज स्पेस ऑफ t? आंसर इज नो। सो रेंज स्पेस जो है वो आपका स्पैनिंग सेट बनेगा, बट जरूरी नहीं है आपका ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। t ऑफ u1 t ऑफ u2 ये आपका जरूरी नहीं है, ये आपका जो सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ देन तो वो आपका बेसिस बन जाएगा, अदरवाइज वो बेसिस नहीं बनेगा। कि अगर t एक लीनियर मैप है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम द वेक्टर स्पेस u ओवर द फील्ड f टू द v ओवर फील्ड f, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक सेट है मेरे पास, तो मैं मान लेता हूँ ऐसे एक सेट है, वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, u1 u2 अप टू un मैंने मान लिया। तो ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है इन u ओवर द फील्ड f। तो t ऑफ s अगर मैं निकालता हूँ तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा क्या, यानी कि t ऑफ u1 t ऑफ u2 अप टू t ऑफ un, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? अगर नहीं तो कब होगा? t इज अगर इफ t इज t इज 1 1, t जो है आपका 1 1 मैप है, देन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पे मैप करता है। t जो फॉर एग्जांपल एक मैप में हम डिफाइन कर देते हैं R2 ओवर R से लेके, मैं इसी पे डिफाइन कर देता हूँ। जीरो मैप तो आपने सुना ही होगा, हर एक एलिमेंट को कहाँ पे लेके जाएगा, जीरो है। बेसिस है हमारे पास E1 मान लेते हैं 1 0, एंड सेकंड जो एलिमेंट है वो है हमारे पास 0,1। तो ये आपकी बेसिस है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए सेम है बेसिस यहाँ पे। तो t ऑफ x यानी कोई भी हम वेक्टर लेंगे तो उसको मैप करता है 0 पे, तो हर एक एलिमेंट को 0 पे मैप करेगा। तो रेंज स्पेस की अगर हम बात करें यहाँ पे कितना आएगा, केवल एक ही एलिमेंट है 0, तो रेंज स्पेस इज सिंगलटन 0। एंड t ऑफ E1 अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा हमारे पास, वो भी 0 है। t ऑफ E2 अगर मैं निकालता हूँ तो वो भी मेरे पास 0 है। तो ये क्या जो सेट है हमारा t ऑफ E1 t ऑफ E2, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? जबकि मेरे पास बीटा है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट t ऑफ बीटा मैं निकालता हूँ सो दिस इज 0,0, दिस इज सेम एज 0 वेक्टर 0 सेट। तो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, बताइए? नो सर। 0 क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों होता है? सर क्योंकि हम कोई भी स्केलर्स लेंगे तो हाँ, कोई जीरो भी ही नॉन आ जीरो जाएगा। स्केलर हम लेंगे 1 इंटू 0 करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 0, सो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0, बट दिस इज नॉन जीरो। आपके पास कोई भी अगर सेट है उसके अंदर अगर 0 आ जाता है, कोई भी सेट है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपके पास 0 आ गया, देन दैट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे हम ले लेंगे 1 इंटू 0, बाकी को 0 इक्वल टू 0 करके हम 0 के इक्वल ले लेंगे। तो कोई भी सेट है उसके अंदर अगर 0 आ जाता है तो दैट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो रिजल्ट आपको यही याद करना है कि बीटा अगर बेसिस है देन t ऑफ बीटा दैट विल बी द स्पैनिंग सेट ऑफ रेंज स्पेस ऑफ t। अगर आपको चेक करना है कि ये बेसिस बनेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ये आपको चेक करना पड़ेगा क्या t11 है, क्योंकि t11 हुआ तो ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सो इन दैट केस दैट विल बी बेसिस, सो t ऑफ बीटा विल बी बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस v और द फील्ड F। कि अगर V जो है आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, देन वी कैन राइट रैंक T प्लस नलिटी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V, जो कि डोमेन है। डोमेन पे हमें बात करनी है, ना कि कोडोमेन पे, ठीक है। तो ये आपने किया हुआ है, ओके। तो लेट U ओवर द फील्ड F एंड V ओवर द फील्ड F बी द टू वेक्टर स्पेसेस, देन T एक मैप हमने डिफाइन किया है यहाँ से यहाँ पे, एंड इन दोनों का डायमेंशन आपका सेम है। देन
the following things are equivalent, then the following conditions are equivalent. Number 1, t is 1 1, t आपका 1 1 है if and only if it is on to. So t is 1 1 if and only if it is on to. थर्ड, अगर ऑन टू हो गया तो रेंज के ऊपर कितना डायमेंशन हो जाएगा? dimensions of V. डायमेंशन ऑफ v, एंड जो कि आपका अगर मैं मान लेता हूँ n के इक्वल है, सो दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ v और द फील्ड f एंड इट इज सेम एज n. तो ये हमने पढ़ा है कि अगर 1 1 ऑन टू मैप होते हैं तो दैट विल बी द इन्वर्टिबल, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई हमें बताना है कि t एक मैप है और v1 है, और आपको पूछता है कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, t का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये भी अगर आपको पता है कि दोनों का डायमेंशन सेम है, और खाली इतना पूछा कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, केवल आप एक चीज निकाल लीजिए 1 1 है या नहीं है, क्योंकि 1 1 आपको पता चल गया तो ऑटोमेटिकली ऑन टू होगा, 1 1 है एंड ऑन टू, देन इट विल बी इन्वर्टिबल. और 1 1 कब कहलाता है, ये भी आपका रिजल्ट था कि t इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ t इज सिंगलटन 0. मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास लेट u एंड v be the vector spaces है, be the vector spaces or the same field f सेम फील्ड है हमारे पास, f गिवन है, एंड मैं मान लेता हूँ उसके जो है बेसिस जो है फाइनाइट बेसिस है. लेट u हैज ए फाइनाइट बेसिस, फाइनाइट बेसिस मैं मान लेता हूँ हमारे पास एलिमेंट है u1 u2 अप टू un, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मैंने इतना मान लिया, ठीक है. एंड दो ऑपरेटर है हमारे पास, या लीनियर मैप है t, s, कहाँ से कहाँ है, u से लेके v पे, दो मैप हमने डिफाइन किए, t u से लेके v पे, s u से लेके v पे. सो दीज आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस सच दैट they agrees on the basis element, यानी कि t of ui is same as s of ui for every i, then t जो होगा वो आपका आइडेंटिकल होगा s के. दो फंक्शन है वो आपके इक्वल कब कहलाएंगे, जब डोमेन के हर एक एलिमेंट में उनकी वैल्यू सेम आती है, यही बोलते हैं. हमें गिवन है u से लेके v पे और बेसिस एलिमेंट पे एग्री करते हैं, देन दे आर आइडेंटिकल. रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि u में कोई भी अगर मैं एलिमेंट लूंगा x बिलोंगिंग टू u और उसके पास बेसिस है ये, तो x को हम लिख सकते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस प्लस अल्फा n un, इनके फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है. तो अगर मैं अगर मैं x निकालूंगा तो हम क्या लिखेंगे, t ऑफ सबमिशन ऑफ अल्फा ui, एंड बिकॉज t इज लीनियर सो सबमिशन ऑफ अल्फा t ऑफ ui हम लिख सकते हैं. t ऑफ ui ये हमें गिवन है s ऑफ ui के इक्वल है, तो s ऑफ ui, एंड दिस इज सेम एज, बिकॉज s भी आपका लीनियर मैप है, सो इसको हम दोबारा हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम अभी हमने लिखा था अल्फा ui इज सेम एज सबमिशन ऑफ अल्फा एंड t ऑफ ui, सो दिस इज सेम एज. अब हम यहाँ पे बैक वापस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसको हम लिख देंगे s ऑफ सबमिशन ऑफ अल्फा एंड ui, बिकॉज s इज लीनियर. और ये क्या है, दिस इज योर x, तो s ऑफ x, और x क्या था आपका, आर्बिट्रेरी था, तो हमने क्या शो कर दिया कि t ऑफ x इज सेम एज s ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस u और द फील्ड f, यानी कि दोनों मैप जो हैं वो डोमेन के हर एक एलिमेंट पे वो इक्वल है, इसका मतलब दे आर आइडेंटिकल, सो दिस इंप्लाइज t इज आइडेंटिकल टू s. तो हमें क्या चेक करना है कि खाली वो बेसिस एलिमेंट पे अगर एग्री करते हैं दे आर आइडेंटिकल. तो लेट्स अज्यूम दैट बीटा जो है हमारे पास एक बेसिस है v1 v2 अप टू vn, दिस इज ए बेसिस, बी ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस v और द फील्ड f. v जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन कितना है n है, क्योंकि बेसिस के अंदर n एलिमेंट है. एंड कोई अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ x बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस v, देन बाय द सेकंड कंडीशन, क्योंकि ये बेसिस है तो इसका स्पैनिंग सेट जो होता है v के इक्वल होता है, तो कोई भी एलिमेंट मैं लूंगा x, उसको मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ. तो x belonging to v, and since it is basis तो spanning set है, then there exist scalars exist करेंगे मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 up to अल्फा n belonging to the field such that
x can be written in the form of alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha n vn. कोऑर्डिनेट वेक्टर जो होता है उसको हम लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम बंद कर देंगे एंड यहाँ पे हम बीटा लगा देंगे. x को हमने लिखा है इस फॉर्म में, देन इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, बीटा हम लगाएंगे और इसका हम क्या लेंगे, ये जो स्केलर्स आए हैं इनको हम लिख देंगे कॉलम वेक्टर की फॉर्म में अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n. तो ये जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड द coordinate vector of x with respect to basis beta. तो ये हमें गिवन है कि let u over the field f and v over the field f be the two vector spaces with basis beta किसका है, वो हमारे पास है बेसिस इसकी है u1 u2 अप टू un एंड इसके लिए हमारे पास बेसिस है गामा, उसको हम मान लेते हैं v1 v2 अप टू vm. यहाँ पे n एलिमेंट है, यहाँ पे m एलिमेंट है. t जो है हम एक मैप डिफाइन करते हैं u से लेके v पे, be a linear transformation. देन v1 जो आएगा कहाँ का मेंबर होगा, v ओवर f का कोई एक एलिमेंट होगा और ये एलिमेंट यहाँ का मेंबर है तो उसमें आएगा यहाँ का मेंबर होगा, तो हम इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे. तो वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ 2 1 प्लस a n, यहाँ पे कितना आएगा m1 इंटू vm. सिमिलरली अब मैं लिखता हूँ t ऑफ v2 को, तो कितना आएगा हमारे पास, ये 2 है तो मैं यहाँ पे 2 फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं 1 फिक्स कर रहा हूँ. उसके बाद हाँ ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ a2 1 v1 प्लस a22 v2 प्लस a कितना आएगा m2 vm. सिमिलरली लास्ट जो होगा हमारे पास वो है un है, यहाँ पे u1 u2 एंड un. तो इसको हम लिखेंगे an1 v1 प्लस an2 v2 प्लस an और am इंटू n ऑफ vm. हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर हम डिफाइन करेंगे. तो मैट्रिक्स हमें डिफाइन करनी है, मैट्रिक्स उसको हम लिखेंगे t बीटा, पहले वाले की बेसिस बीटा है, दूसरे वाले की बेसिस गामा है. तो t मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे t की बीटा से लेके गामा के रिस्पेक्ट में, उसको हम मान लेंगे a. कैसे डिफाइन करेंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ t ऑफ u1, t ऑफ कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ u2 r3 गिवन बाय दिस. तो इसकी बेसिस है हमारे पास e1 e2, इसकी बेसिस है e1 e2 e3. तो t ऑफ e1 निकाला हमने, इसको हमने लिख दिया इनकी फॉर्म में. फिर t ऑफ e2 हमने निकाला 0,1 का, इसको हमने लिख दिया इसकी फॉर्म में, इनके कॉम्बिनेशन में. तो उसको तो ये आपका कोऑर्डिनेट वेक्टर हो गया t ऑफ e1 का 102 फिर e2 के लिए 3 0 4 3 0 1 का 4 एंड ये आपकी मैट्रिक्स हो गई.